हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस ट्यूटोरियल में हम सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स क्लास 12 कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के सिलेबस में ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे हम सारे टॉपिक्स। ओके, तो बस इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है एथिकल इश्यूज। तो आपको जैसे कि पता है कि जो अब की जो हमारी सोसाइटी है वो एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज में। तो इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे हमें कुछ नॉलेज मिले, ठीक है, हमें कुछ पता चले, जानकारी मिले। सो इंफॉर्मेशन क्या होती है, किसी भी इंसान के पास अगर इंफॉर्मेशन है तो वो एक तरीके से उसका इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। जैसे पैसा होता है, ठीक है, तो वो एक कैपिटल होता है। तो इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास है, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी फील्ड की, किसी भी चीज की, तो वो उसकी एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। ओके, लेकिन इंफॉर्मेशन को लेकर कई सारे एथिकल इश्यूज होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन की यूसेज को लेकर, तो वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो तीन चीजें हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लेगरिज्म एंड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। इनको एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमने दिमाग के यूज से बनाई होती है, जैसे इन्वेंशन, ठीक है, या कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक कुछ काम किया हो, डिजाइन बनाया हो, सिंबल, ठीक है, कोई नेम बनाया हो। नेम मतलब कोई भी ब्रांड का नेम हम बनाते हैं ना, उसे रजिस्टर करा लेते हैं। ठीक है, कोई पेंटिंग बनाई हो, एनीथिंग जो क्रिएटिव हो थोड़ी, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाए हो, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो और मैप्स, एनीथिंग, तो ये कहलाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए कुछ इश्यूज होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो एथिकल इशू इस प्रॉपर्टी को लेकर ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो है उसके रिगार्डेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, या ये खुद भी ऐसी प्रॉपर्टी ओनर के कंसेंट के बिना एक्सचेंज नहीं की जानी चाहिए। जैसे कोई म्यूजिक बनाया आपने, तो वो आपकी सहमति के बिना किसी को भी दिया नहीं जाना चाहिए, कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता, है ना। इससे क्या होता है कि लोग और ज्यादा एनकरेज होंगे, ठीक है ना। आपकी प्रॉपर्टी कोई मिसयूज करे तो आप क्यों फिर दिमाग लगाओगे, ठीक है, कि उसको और ज्यादा बनाने के लिए, है ना। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो आप समझ गए होंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट क्यों किया जाना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि इसलिए प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए क्योंकि अगर मान लो आपने कोई मेहनत से कोई गाना बनाया, ठीक है, कोई वीडियो बनाई, अगर उसको कोई आपने सोचा कि मैं इसको बना के कुछ मनी अर्न करूंगा या जो भी है, ठीक है, लेकिन कोई फ्री में ही उसे यूज करे तो आप डिस्करेज होंगे, ठीक है। सो अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है तो उसके जो अधिकार हैं वो भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जैसे फिजिकल कोई जमीन होती है किसी की, ठीक है ना, उसके अधिकार प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो इससे लोग और एंकरेज होते हैं और नया से नया काम करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए, ठीक है। और इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो भी बढ़ती है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होता है ना। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसके अधिकार आप समझ गए। अब आते हैं प्लेगरिज्म पर। प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है? प्लेगरिज्म का मतलब होता है किसी का काम उठाया आपने, किसी का काम उठाया, ठीक है, किसी ने कोई काम करा है, कोई कहानी लिखी है, कोई सॉन्ग लिया है, कोई ट्यून बनाई है, ठीक है, और उसको हम यूज कर ले, है ना, विदाउट ओनर के कंसेंट के। ओनर से हमने पूछा नहीं और उसे हम यूज करे जा रहे हैं। तो प्लेगरिज्म किस किस तरीके से होता है वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे होता है? रॉन्गफुल साइटेशन, मतलब हमने अपनी कोई किताब लिखी है, उसमें कुछ यूज करा है किसी दूसरे की किताब का, लेकिन हमने प्रॉपरली साइट नहीं किया है। जब हम किसी दूसरे का कंटेंट यूज करते हैं तो साइट करते हैं, ठीक है, कि ये चीज जो है हमने कहीं और से ली है, या फिर हमने किसी का म्यूजिक लिया और उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके खुद का काम बोल दिया कि ये ट्यून हमने बनाई है, जैसा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में होता है ना। और या फिर और क्रिएटर ने कुछ ओरिजिनली कुछ बनाया, उसका कुछ दूसरे फॉर्म में चेंज करके हमने सेल कर दिया, जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो प्लेगरिज्म आप अच्छे से समझ गए। तो प्लेगरिज्म से हम कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहली चीज, जहां से जो सोर्स है, जहां से हमने कुछ इंफॉर्मेशन ली है, उसे अच्छे से साइट करना चाहिए, अच्छे से बताना चाहिए कि ये इस ऑथर का है और इस डेट को पब्लिश हुआ था, है ना।
कोटेशन इंक्लूड होनी चाहिए। अगर मान लो हमने किसी दूसरे राइटर के, ऑथर के कुछ वर्ड्स को यूज करा है, लिखा है ना, तो हमें वहां पे कोटेशन मार्क्स यूज करने चाहिए कि ये हमारे वर्ड्स नहीं है, ये दूसरे के। तभी तो हम कोट्स को जो है, जो कोट्स, जो अच्छे लाइंस होती हैं, उनको हम कोटेशंस में लिखते हैं, है ना। अब जैसे एक और जो चीज है जिससे हम प्लेगरिज्म से बच सकते हैं वो है पैराफ्रेज। पैराफ्रेजिंग का मतलब है अगर हम किसी दूसरे के आइडिया को अपने शब्दों में लिख रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मीनिंग ना चेंज कर दें, कि सामने वाले के कहने का मतलब कुछ और था, हम दूसरे तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गलत तरीके से। ये नहीं करना चाहिए। और ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी दूसरे के आइडियाज को हम डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा एक रो में 2 ही वर्ड्स मैच करने चाहिए, इतना ध्यान रखना है। ओके। अब प्लेगरिज्म जो है वो एक तरीके का ऑफेंस है ना। जैसे किसी को छेड़ना या किसी को गाली देना एक ऑफेंस होता है, वैसे ही प्लेगरिज्म भी एक ऑफेंस है। और अगर जो क्रिएटर है, ओरिजिनल क्रिएटर, अगर उसके कंसेंट के बिना उसके कंटेंट को यूज किया जाता है तो इससे सिविल सूट भी फाइल की जा सकती है ना, फाइन भी लगाया जा सकता है। जैसा कि होता है, आपने सुना होगा कि 3 इडियट्स जो मूवी आई थी, है ना, वो एक चेतन भगत जो एक राइटर है, उनकी 5.71 एक बुक थी, उसके ऊपर जो थी वो बनी थी कुछ। तो चेतन भगत ने विदु विनोद चोपड़ा जिन्होंने ये मूवी बनाई 3 इडियट्स, उनके ऊपर केस किया था। तो हालांकि वो बाद में सॉल्व हो गया था मैटर। तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड आपको प्लेगरिज्म क्लियर है। अब देखते हैं हम डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लियर है, कोई पेंटिंग और ये सब बनाया। अब डिजिटल प्रॉपर्टी क्या है? डिजिटल प्रॉपर्टी वो चीज होती है जो आपने कुछ अपने माइंड से ही बनाई है ना, लेकिन वो डिजिटली प्रेजेंट है, वो डिजिटली प्रेजेंट है हमारे पास। जैसे पेंटिंग, सॉन्ग्स डिजिटली प्रेजेंट है, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है डिजिटल प्रॉपर्टी। तो डिजिटल प्रॉपर्टी में आपका ईमेल अकाउंट, शॉपिंग अकाउंट, ठीक है, ऑनलाइन आपकी स्टोरेज अगर हमने ले रखा है गूगल ड्राइव पर उस तरीके से, या हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी अगर डिजिटली प्रॉपर्टी है तो वो डिजिटल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होती है। क्लियर हो गया डिजिटल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बीच डिफरेंस? ओके। सो अदर लोग आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि डिजिटली प्रेजेंट है, अदर लोग उसको यूज कर सकते हैं पेमेंट करके कुछ, या फिर आपसे अधिकार लेकर, आपसे पूछकर, है ना। और एक चीज और की जो हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी होती है उसे हम डिजिटल एस्टेट भी कह सकते हैं। तो डिजिटल प्रॉपर्टी को क्या क्या थ्रेट्स है? सबसे पहली चीज कि डिजिटल जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो सॉफ्टवेयर को पेनिट्रेट करने के लिए टूल्स आते हैं, है ना, ताकि विदाउट यूजर के कंसेंट के हम यूज कर सकें। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए उसके वो परचेज करना जरूरी होता है, अगर वो पैसे में सेल हो रहा है वो सॉफ्टवेयर, तो, है ना। तो आपको पता है सॉफ्टवेयर के क्रैक्स हम डाउनलोड कर सकते हैं, कीजेंस, ठीक है, ये सब अनऑथराइज एक्सेस होता है डिजिटल प्रॉपर्टी के लिए। और ज्यादातर क्रैक्स तो आपने यूज किया ही होगा, किसी भी सॉफ्टवेयर का क्रैक हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है कि कोई डिजिटल प्रॉपर्टी है उसे स्टील कर लेना या फिर उसका कॉपी करके सेल करना, ठीक है ना। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और कोई दूसरा जो डेवलपर है वो हमारा सॉफ्टवेयर के कोड को कॉपी करके और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके सेल कर रहा है अपने नाम से कोई सॉफ्टवेयर बना के, तो ये भी होता है डिजिटल प्रॉपर्टी को, ये एक थ्रेट है। तो डिजिटल प्रॉपर्टी का जो है वो जो अधिकार है वो प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए। तो पहली चीज तो ये आ जाती है डीआरएम। डीआरएम मतलब डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके थ्रू जो है हम हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने डीआरएम यूज किया हुआ है हमारे सॉफ्टवेयर पर, या जो हम भी कोई बुक सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसको कोई अगर दूसरी जगह कोई सेल करेगा, ठीक है ना, इंटरनेट पर, तो वो पता चल जाता है। नेक्स्ट चीज है लीगल क्लॉजेस, मतलब कि हमने कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी है उसमें हम लीगल क्लॉज ऐड कर सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को हमारी सहमति के बिना यूज करना या फिर किसी दूसरे को सेल करना, ठीक है, अलाउ नहीं है। नेक्स्ट जो है कि हमने कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी बनाई है तो लोगों के साथ उसे शेयर करना थोड़ा लिमिट कर दें, मतलब कि लिमिटेड लोगों के साथ ही उसे शेयर करा जाए जिन्होंने उसे डेवलप करा है, ठीक है, या फिर जो हमारे ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ ही शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ओपन सोर्स फिलॉसफी एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर
जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है कि कोई भी दूसरा पर्सन उसके कोड को पढ़ सके, उसमें कुछ बदलाव कर सके या उसके कोड को चेंज करके उस सॉफ्टवेयर को अपने नाम से, ठीक है, या फिर किसी भी और पर्पस से सेल कर सके। ठीक है, सोर्स कोड मतलब वो कोड जिससे कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है लाइनक्स। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसको आप इंटरनेट से, जिसके सोर्स कोड को आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो और उसमें मॉडिफिकेशंस करके हम सेल कर सकते हैं, अपने नाम को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर सेल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 ये सारे जो हैं उनका। अब सोर्स कोड मतलब यानी कि ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर में दो तरीके की कैटेगरीज आ जाती है। पहला आ जाता है फ्री सॉफ्टवेयर और दूसरा आ जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोड अवेलेबल हो पढ़ने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, किसी को भी। ओके, अब फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, फिर यहां पे डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब है अभी भी, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जिसे बनाया था 1985 में रिचर्ड स्टैलमैन ने। ठीक है, तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को प्रमोट करती है कि सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री होने चाहिए, कोई भी अगर बनाए तो उन्हें फ्री बनाए। ठीक है, तो पैसे लेकर ना, पैसे के लिए ना बनाए कि इसको मैं इतने में सेल करूंगा या इतने में सेल करूंगा। तो फ्री सॉफ्टवेयर कोई भी जो होता है, आपसे कोई बोले कि ये सॉफ्टवेयर फ्री है, तो उसमें जो है, जो यूजर है, मतलब कि हमें ये अधिकार होते हैं कि हम उस सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकें किसी के साथ। ठीक है, चाहे पैसे में शेयर करें चाहे फ्री में शेयर करें, हम उस सॉफ्टवेयर को पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि फ्री सॉफ्टवेयर अगर है तो चाहे तो हम उसे पैसे में भी बेच सकते हैं या फिर बिना पैसे में बेच सकते हैं, और बेशक वो फ्री सॉफ्टवेयर किसी और ने बनाया है। समझ गए। अब ओपन सोर्स में क्या आ जाता है कि कि कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उसे हम फ्री रिडिस्ट्रीब्यूशन ही करना पड़ेगा। कोई अगर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ओपन सोर्स है तो हमें उसे फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हम उसे पैसे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, है ना। सोर्स कोड और उसका पब्लिकली अवेलेबल करना पड़ेगा हमको, है ना। और सॉफ्टवेयर को, कोई अगर ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है तो हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसा फ्री सॉफ्टवेयर में ही होता है। इन दोनों में बस डिफरेंस ये होता है कि फ्री सॉफ्टवेयर को हम पैसे में बेचें या फिर बिना पैसे में बेचें, ओपन सोर्स वाले को फ्री ही रखना पड़ेगा। समझ गए आप। एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि लाइनक्स अगर ओपन सोर्स है तो हम उसको क्यों फिर अपने नाम से बना के सेल कर सकते हैं। तो मैंने यही बोला, मॉडिफिकेशन करके सेल कर सकते हो, है ना, आप अपने नाम से कोई दूसरा लाइसेंस देकर। पर बिल्कुल अगर मान लो मैंने कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया, ओके, तो उससे उसी सॉफ्टवेयर को आप फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, पैसे में नहीं कर पाओगे। ये बात अलग है कि आपने उसका सोर्स कोड लिया, कुछ और चेंजेस करे और मॉडिफिकेशंस करे तो वो एक दूसरा सॉफ्टवेयर बन गया, तो उसे आप पैसों में सेल कर सकते हो। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की फिलॉसफी। फर्स्ट पॉइंट है कि फ्री में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, सोर्स कोड अवेलेबल होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर का। ड्राइव वर्क्स जो है, मतलब कि कोई आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिला है तो उसमें ये जरूर अलाउ होगा कि आप उसमें मॉडिफाई कर सको। मतलब अगर आपने कुछ बेशक चेंजेस करा है तो दूसरे पर्सन को आपने दिया है तो वो भी मॉडिफिकेशन कर सके। समझ गए। इंटीग्रिटी रहे ऑथर्स के सोर्स कोड की, मतलब मान लो मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, तो आपने उस सॉफ्टवेयर को लिया और कुछ मॉडिफिकेशंस करे तो उसका जो वर्जन नंबर कुछ डिफरेंट रहना चाहिए, जिससे जो है मैंने जो कोड बनाया था, मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो इंटीग्रल रहे, है ना, ताकि डिफरेंशिएट हो सके दोनों के बीच। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर ये पर्सन ही यूज कर सकते हैं या ये मेल ही यूज कर सकता है, फीमेल यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी फील्ड के इंडेवर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर को खाली इंजीनियर ही यूज करेंगे और किसी को यूज नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के फील्ड के साथ, किसी भी ग्रुप, किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है
कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ अगर कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके साथ एडिशनल सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि एडिशनल सॉफ्टवेयर को भी ओपन सोर्स करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं होना चाहिए। लाइसेंस जो है वो टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब कि हर तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करे, हर विंडो के वर्जन पर काम करे, है ना, मतलब टेक्नोलॉजिकली वो न्यूट्रल हो। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्री है और ओपन सोर्स भी है उसे हम बोलते हैं फॉस, है ना, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब फ्री वाला भी है और ओपन सोर्स भी है। फ्री और ओपन सोर्स के बीच डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। डिफाइंड सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हम देखते हैं। जीएनयू प्रोजेक्ट, जीएनयू जो है इसकी फुल फॉर्म है जीएनयू नॉट यूनिक्स। तो जो जीएनयू है वो एक रिकर्सिव फुल फॉर्म है, रिकर्जन 12th कंप्यूटर साइंस के बच्चे जानते हैं, है ना। तो रिकर्जन में क्या होता है, एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, तो इस फुल फॉर्म में क्या हो रहा है, जी की फुल फॉर्म है जीएनयू और एन की नॉट, यू की यूनिक्स। क्लियर। तो ये इसकी फुल फॉर्म का मीनिंग ये है कि उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जो यूनिक्स था जो कि पैसे में था, तो इसको देखकर जो रिचर्ड स्टॉलमन थे इन्होंने जीएनयू प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करी, जिससे फ्री एंड ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है उनको प्रमोट करा जा सके। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जीएनयू जो है वो यूनिक्स नहीं है। डिफरेंट क्लियर है कि जीएनयू जो है वो फ्री है, यूनिक्स जबकि पैसे में आता था। सो जीएनयू का मकसद क्या था, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना जो जिनमें यूजर्स को जो हो फ्रीडम हो उनके कोड को देखना, चेंज करना या लोगों के साथ शेयर करना। ओके, उन्होंने 1983 में रिचर्ड स्टॉलमैन ने बनाया था जीएनयू प्रोजेक्ट। उसके बाद 1985 में रिचर्ड स्टॉलमैन ने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बनाया। ये क्या सपोर्ट करता है, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट को सपोर्ट करता था और अभी भी ये काम करता है। फ्री सॉफ्टवेयर कम्युनिटी के जो भी लीगल इश्यूज होते हैं सॉफ्टवेयर को लेकर उनको देखता है। नेक्स्ट है ओएसआई। ओएसआई का मतलब है ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मूवमेंट को प्रमोट करती है। ओएसआई 1998 में ब्रूस पेरेंस एंड एरिक रेमंड ने फाउंड करी थी, बनाई थी। और ओएसआई जो है वो ज्यादातर ओपन सोर्स कम्युनिटी को जो बिल्ड करने के लिए लगी रहती है कि कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए और ओपन सोर्स मूवमेंट को लेकर अवेयरनेस भी बढ़ाई जाए। नेक्स्ट है फ्रीवेयर। तो फ्रीवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में मिलता है और उसमें सॉफ्टवेयर को कॉपी करना या द्वारा से डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउ होता है, बट कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होते। मतलब कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का जो होता है वो सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता। ओके, तो फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर के डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। एक जैसा लग रहा होगा बट एक जैसा है नहीं। फ्री सॉफ्टवेयर में क्या होता है, मॉडिफिकेशन अलाउ होते हैं, जबकि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे वेब, जिसे हम इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं, उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से, तो उसमें लगी रहती है। और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के अंडर कई सारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो W3C की हेल्प करती है। W3C वर्ल्ड वाइड वेब के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है कि इस तरीके से वर्क होना चाहिए। और W3C की स्थापना टिम बर्नर्स-ली ने करी थी 1994 में। और टिम बर्नर्स-ली ने, आपको पता है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब की भी स्थापना करी थी। सो W3C क्या करती है कि इंटरनेट पर जो भी सॉफ्टवेयर हैं उसके रिगार्डिंग कौन कौन से लाइसेंस, ठीक है, और भी काफी सारे लीगल इश्यूज, जितने भी, मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड जो है वो बनाती है। नेक्स्ट जो डिफाइन है वो है शेयरवेयर की। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ट्रायल बेसिस पर, है ना, कि जैसे ट्रायल के लिए कोई सॉफ्टवेयर होता है जो हम 6 महीने तक, 1 महीने तक यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा, तो उस सॉफ्टवेयर को हम शेयरवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट 2 लाइसेंस है। आगे चल के इस चैप्टर में और भी कई सारे लाइसेंस आएंगे, ठीक है, 5 to 6 टाइप के लाइसेंस आने वाले हैं, वो हम देखेंगे अभी आगे। नेक्स्ट आया था प्रॉपर्टी लाइसेंस।
सो ये एक रेस्ट्रिक्टिव लाइसेंस है। अगर ये किसी सॉफ्टवेयर को मिला हुआ है प्रोप्राइटरी लाइसेंस, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को यूज करना या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना के ऊपर कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है। डेवलपर जो है वो लिमिट्स लगा देता है, मतलब कि यूजर्स की ओनर की सहमति के बिना कोई भी जो यूजर है वो उस सॉफ्टवेयर को ना ही किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ना ही यूज कर सकता है। नेक्स्ट आता है कॉपीलेफ्ट लाइसेंस। तो अगर ये लाइसेंस किसी सॉफ्टवेयर को मिला हुआ है तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे हम मॉडिफाई करके उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमने जो न्यू सॉफ्टवेयर बनाया है उसको भी कॉपीलेफ्ट लाइसेंस ही देना है, कोई और लाइसेंस नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें मिलता है कॉपीलेफ्ट का तो उसको ध्यान रखना है, मॉडिफिकेशंस तो कर लो बट उस सॉफ्टवेयर को भी कॉपीलेफ्ट ही देना है जो आपने बनाया है, ताकि कोई थर्ड पर्सन आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर को यूज करे तो वो भी उसे मॉडिफाई करे और अपने हिसाब से चेंजेस करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेसी पर। प्राइवेसी आपको पता है कि हमारी सहमति के बिना हमारे डेटा को कोई भी यूज ना कर सके, वो एक तरीके से कहलाती है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी को काफी डिटेल में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है वो हर एक इंडिविजुअल का अधिकार है और जब कोई पर्सन इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उस समय प्राइवेसी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो यूज किया जा रहा है, हमसे कलेक्ट किया जा रहा है या शेयर करा जा रहा है, ठीक है, या फिर हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में भी जो डेटा स्टोर है वो किस तरीके से यूज किया जा रहा है अदर एप्स के द्वारा। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे हमारी हैबिट्स या हम Amazon पर जाते हैं, फ्लिपकार्ट पर जाते हैं, ये सारी चीजें स्टोर करी जाती हैं और फिर उसी के हिसाब से हमें एड्स दिखाए जाते हैं। और या फिर हमारा जीपीएस ऑन रहता है तो उसके हिसाब से हमें एड्स दिखाए जाते हैं। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास गए या कहीं पर भी किसी शोरूम में गए तो उसके रिगार्डिंग हमें एड्स आते हैं, ठीक है। सो हमारी जो ऑनलाइन प्राइवेसी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पहला कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाने चाहिए, इजी सिंपल पासवर्ड नहीं होने चाहिए। जो ब्राउजर है उसे सिक्योर रखना चाहिए, सिक्योरली यूज करना चाहिए। और कोई भी लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो उस लिंक को चेक करना चाहिए। हो सकता है कि वो जो लिंक हो वो हमें किसी फेक वेबसाइट पर ले जाए, किसी फेक वेब लोकेशन पर ले जाए जो कि कोई क्रिमिनल के द्वारा बनाई गई है, और हो सकता है कि वहां पे हमसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगे, है ना। आपको लगेगा कि हम क्यों देंगे अगर फेक होगी तो कहने का मतलब यह है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो वेबसाइट जो है वो फेक है और हम लॉग इन कर लेंगे या इस तरीके से जो भी हमें ऐसा लगेगा कि हमारे काम की वेबसाइट है और हम लॉग इन करेंगे तो हमारा यूजर आईडी पासवर्ड उनके पास चला जाएगा। और ज्यादातर लोगों में यही मेंटालिटी होती है कि एक ही यूजर आईडी पासवर्ड वो यूज करते हैं, अलग अलग पासवर्ड यूज करने चाहिए, है ना। अगर एक ही मान लो कोई जीमेल का अकाउंट है तो वही पासवर्ड हम फेसबुक पर भी यूज कर लेंगे या अदर जगह यूज कर लेंगे, ऐसा होता है। तो कि अलग अलग पासवर्ड रखने चाहिए। और एक चीज कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ये ऐसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं पुट करनी चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब क्या है, ऐसा फ्रॉड जो कि इंटरनेट को यूज करके करा गया होता है लोगों के साथ, वो कहलाता है ऑनलाइन फ्रॉड। जैसे कुछ ऐसा हमने ऑनलाइन परचेज किया जो कि हमारे पास डिलीवर ही नहीं हुआ, या कोई ऐसी कंपनी जो है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन उनकी वेबसाइट पर हमने परचेज कर लिया, ठीक है, या फिर किसी ने हमारी इंफॉर्मेशन चुरा ली या कोई फ्रॉड पेमेंट हुई है हमारे नाम से, तो ये सब फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कैसे हम हमारी इंटरनेट सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट पर हम जा रहे हैं वहां पे हमें चेक कर लेना चाहिए। जैसे मैं कोई वेबसाइट टाइप करूं www, तो यहाँ पे देख लेना चाहिए ये HTTPS लिखा हुआ हो, ठीक है, इतना ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, कोई भी वेबसाइट के बारे में हमें मान लो किसी फ्रेंड ने बताया है कि वहां से ये परचेज करो या ऐसा कुछ, तो हमें उस वेबसाइट का बैकग्राउंड चेक भी कर लेना चाहिए कि वो वेबसाइट जो है वो लीगल है या नहीं, उसकी हिस्ट्री है, इस तरीके से जो भी अदर इंफॉर्मेशन हो। नेक्स्ट आते हैं साइबर क्राइम पर। तो साइबर क्राइम में कई सारी चीजें आ जाती हैं जैसे फिशिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड,
इलीगल डाउनलोडिंग, इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर टेररिज्म, क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस एंड स्पैम। ये काफ़ी सारी जो ऑनलाइन क्राइम्स जो है वो हमारे साथ हो सकते हैं। सो इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन थेफ्ट। तो इंफॉर्मेशन थेफ्ट में हमसे इंफॉर्मेशन ही चुराई जाती है, बट हम देखते हैं इंफॉर्मेशन थेफ्ट में पहली चीज आ जाती है आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट में का मतलब होता है कि कोई हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर हमारे बिहाफ पर कहीं से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करे, है ना, या फिर किसी से बात करे, या हमारी फेक आईडी बना के कोई दूसरे पर्सन से बात करे, मतलब हमारी आइडेंटिटी चुरा ली गई है और कोई दूसरा पर्सन एज ए अवर सेल्फ, मतलब हमारे बिहाफ पर, ठीक है, पोस्ट कर रहा है किसी दूसरी पार्टी के आगे और उसे लग रहा है कि वो आप हो, है ना, तो वो आपकी आइडेंटिटी क्या है, थेफ्ट हो गई है। ठीक है, तो अगर हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाए, चुरा ली जाए, तो एक थीफ क्या कर सकता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर सकता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है, बैंक या फाइनेंस का फ्रॉड कर सकता है, आपके बिहाफ पर बैंक को कॉल कर सकता है, या आपका कार्ड ब्लॉक करवा सकता है। जो भी, अगर उसने, मान लो डेबिट कार्ड है आपका और डेबिट कार्ड पर जब भी हम ऑनलाइन डेबिट कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए कॉल करते हैं तो वो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेता है, और मान लो किसी हैकर को आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो आपका कार्ड ब्लॉक करवा सकता है ना, टाइम पास के लिए, मजे मजे के लिए, ऐसा भी होता है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पहली चीज, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हो उनकी प्राइवेसी इंश्योर करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि खुले में रख दो, है ना। और जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को प्रोवाइड करें तो ये इंश्योर करना चाहिए कि क्या यूज किया जाएगा और किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करा जाए ये डॉक्यूमेंट्स, और जिसको भी आपने अपने डॉक्यूमेंट दिए वो आपके कॉन्टैक्ट का हो, मतलब उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए आपको। और ध्यान रहे कि यूनिक आईडी और पासवर्ड यूज करो, और ऐसे पासवर्ड जो हार्ड हो, कोई भी गैस ना कर सके। और बायोमेट्रिक प्रोटेक्शन यूज करने चाहिए। बायोमेट्रिक प्रोटेक्शन मतलब थंबप्रिंट्स या फिर आई स्कैनर, है ना, ये यूज करना चाहिए। तो आइडेंटिटी थेफ्ट क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है इंफॉर्मेशन थेफ्ट में हमारा फिशिंग। फिशिंग का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे पानी में हम फिशिंग करते हैं ना, उसी तरीके से होता है फिशिंग। तो फिशिंग में के अंदर क्या होता है, कोई भी जो हैकर है वो हमें एक बेट देता है। बेट मतलब, है ना, कोई भी, मतलब ऐसा हमें ऐसा लगेगा कि ये हमारे काम की वेबसाइट है या हमारे काम का ईमेल है, और हम वहां पर हमारे यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें एंटर कर देंगे, या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर कर देंगे। हमें लगेगा कि हमारे काम की चीज है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं होगी। ऐसे ही तो फिश को लगता है कि बेट को देखकर कि वो उसके खाने की चीज है, लेकिन वो उसके खाने की चीज नहीं होती और वो जाल में फंस जाती है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हो सकता है। तो कोई भी लिंक हो, ईमेल हो, कोई आपको ईमेल आया है, उसके ऊपर जो लिंक है, तो मैंने आपको बताया लिंक्स को चेक करो, HTTPS को चेक करो, है ना। और आजकल तो बहुत हो रहा है ये हैकिंग, वो इसीलिए कि कोई भी लिंक आता है वहां पे हम क्लिक कर देते हैं, हम चेक ही नहीं करते कि वो वेबसाइट क्या है। सबसे मेन चीज तो ये है कि पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, और दूसरा अलग अलग पासवर्ड यूज करने चाहिए हर एक वेबसाइट के लिए, और याद रखने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हमारे बिहाफ पर कोई पर्सन जो है किसी बिजनेस का नाम लेकर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल का नाम लेकर जो है किसी भी कंपनी से या टेलीफोन कंपनी से या हमारे बैंक से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, ले सकता है, और फिर उसको मिसयूज कर सकता है। हालांकि ऐसा करवाना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि जब तक जो बैंक्स हैं या टेलीफोन कंपनीज है वो पहले वेरीफाई करती हैं, तभी हमारी कोई पर्सनल ऐसी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर आपने वेरिफिकेशन वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कोई चोरी हो गई है, या उस हैकर ने, ठीक है, या उस थीफ ने ले ली है, तो वो वेरीफाई हो सकता है इजीली। तो हमें बस इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी इंफॉर्मेशन बिना फैक्ट चेक करे, बिना बैकग्राउंड डेटा चेक करे किसी को भी ना प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्कैम्स पर। तो ऐसी कोई भी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस जिससे हमसे पैसा ऐंठा गया है तो वो कहलाता है स्कैम। और अगर ऑनलाइन स्कैम कमिट हुआ है तो वो ऑनलाइन स्कैम कहलाता है। सो एक स्कैम हम ये समझ सकते हैं कि हमने कुछ खरीदा और लेकिन वो हमें मिला ही नहीं,
ठीक है, तो वो एक तरीके से स्कैम ही हुआ है। अब किस तरीके से हम ऑनलाइन स्कैम्स को अवॉइड कर सकते हैं? पहला, इंफॉर्मेशन मत दो। ये बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, क्योंकि कोई भी जो ऑनलाइन स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, इंफॉर्मेशन थेफ्ट हो गया, वो अलग अलग तरीके से जो हैकर्स हैं वो अलग अलग आइडियाज़ निकाल निकाल के करते हैं। तो हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कोई भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इनसिक्योर साइट्स पर ना दें, कोई भी ईमेल का रिप्लाई ना करें, या फिर कोई ईमेल अगर आया है तो उसमें जो लिंक्स हैं उन पर भी क्लिक ना करें। हम नहीं जानते कि इस ईमेल को किसने भेजा है, तो उसको चेक ना करें। इलीगल डाउनलोड्स, ये क्या है? कोई प्रोडक्ट है जिसका कुछ लॉ है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई कॉपीराइट है, उसे डाउनलोड नहीं किया जा सकता, कॉपी नहीं किया जा सकता, या उसे कुछ चेंज करके बनाया नहीं जा सकता, या फिर सेल भी नहीं किया जा सकता। और फिर भी अगर वो डाउनलोड हो रहा है तो वो कहलाता है इलीगल डाउनलोड, तो वो ये आपको पता है। नेक्स्ट आया था हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो पोर्नोग्राफी ऐसा एक मटेरियल जिसमें जो बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए। सो ये हो सकता है कि बच्चों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ यूज किया गया हो, या फिर बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हो, डराया धमकाया गया हो। ठीक है, तो ये कहलाता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। सो आईटी एक्ट 2000, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इंडियन पीनल कोड 1860 में बना था जो, ठीक है, और आईटी एक्ट 2000 में बना था। तो इन दोनों में ही जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर जो प्रोविजंस दिए गए हैं, मतलब प्रोटेक्शन दी गई है। और आईटी एक्ट का जो सेक्शन 67 में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, मतलब सुधार किए गए, जिसमें ये ऐड किया गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बनाना ही नहीं, उनको ब्राउज करना भी एक ऑफेंस है, उनको देखना भी एक ऑफेंस है, एक क्राइम है। ओके, नेक्स्ट आते हम कंप्यूटर फोरेंसिक्स। तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स मतलब एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इंटरप्रेट करता है एक डिजिटल एविडेंस क्रिएट करने के लिए। मान लो कोई क्राइम हुआ है, ऑनलाइन कुछ क्राइम हुआ है, तो हम किस तरीके से हम उसको एक तरीके से, अगर मान लो कोर्ट में कुछ प्रोड्यूस करना है तो एक एविडेंस बनाना पड़ेगा, है ना। तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स एक प्रोसेस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इंटरप्रेट करता है और डिजिटल एविडेंस क्रिएट करता है ना। तो इसके लिए 7 स्टेप्स हैं: डेटा आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डेटा कैप्चर, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा डिस्प्ले एंड रिपोर्ट जनरेशन। तो इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, तो पहले प्रोसेस में क्या आता है कि हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है, क्यों की जा रही है, और उस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट जो चीज हम यहां पे देख सकते हैं कि प्रिजर्वेशन, तो डेटा जो है वो आइसोलेट किए जाना चाहिए, सिक्योर करा जाना चाहिए, प्रिजर्व किया जाना चाहिए, मतलब जो डेटा को हमें इन्वेस्टिगेट करना है उसे बिल्कुल अलग कर दो, सिक्योर कर दो। नेक्स्ट जो है एनालिसिस है डेटा का, मतलब कि कौन कौन से टूल्स के थ्रू हम डेटा को चेक करेंगे, ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे, कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है और जो रिजल्ट है उसे इंटरप्रेट किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन मतलब कोई भी क्राइम सीन है जहां पर क्राइम हुआ है, कुछ ऑनलाइन कुछ क्राइम हुआ है या ऑफलाइन भी कुछ हुआ है, तो उसकी पूरी फोटोग्राफी की जाती है, स्केचिंग या जो भी डॉक्यूमेंट करा जाता है कि ये सारी चीजें हुई हैं। उसके बाद आता है रिपोर्ट जनरेशन या फिर प्रेजेंटेशन या डिस्प्ले जैसे हम बोल सकते हैं। तो जो भी हमारी जो समरी होती है, ठीक है, पूरे डिजिटल एविडेंस की, और जो भी एक्सप्लेनेशन होता है उसको कंक्लूजन बना के फैक्ट दिए जाते हैं, फैक्ट जो है वो गैदर किए जाते हैं और रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आते हैं साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट। तो ऊपर आप आईटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके थे, लेकिन अब यहां पर डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो साइबर लॉ का मतलब क्या होता है? साइबर लॉ जो है वो लीगल सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि हमारे लीगल सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि इंटरनेट, साइबर स्पेस, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी लीगल इश्यूज है उनको टैकल करता है, देखता है। तो इंडिया का आईटी एक्ट और आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो आईटी एक्ट था, ठीक है, वो 2000 ईयर में आया था, 17 अक्टूबर 2000 में नोटिफाई करा गया था।
और ये जो एक्ट था वो यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड लॉज मॉडल लॉ इसके ऊपर यानी कि यूनिसेट्रल के ऊपर बेस्ड था। अब यूनिसेट्रल क्या है, ये इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, किस तरीके से स्टैंडर्ड जो होने चाहिए उसको प्रमोट करती है। बहुत डिटेल में वर्क होता है यूनिसेट्रल का, तो हमें उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आईटी एक्ट का जो प्राइम पर्पस था वो ये था कि इंडिया के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स को जो है एक लीगल रिकॉग्नाइज करें, लीगली उसे रिकॉग्निशन दें, ठीक है, ताकि जो कंपनीज हैं वो बने और जल्दी जल्दी जो फैसिलिटेट हो सके, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास हम इजीली दाखिल कर सकें या इन कंपनीज को हम बना सकें ई कॉमर्स के रिगार्डिंग। तो ये लॉ लाया गया ताकि ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसके प्रोसेस इजी हो जाए, समझ गए। अब आईटी एक्ट जो बना था 2000 में, उसमें 2008 में अमेंडमेंट किए गए, सुधार किए गए, तो उसको नाम दे दिया गया आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, ठीक है। तो उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर टेररिज्म, डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, ये सारी क्लॉजेस भी डाले गए इन सारी चीजों को लेकर। और आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 जो है वो 2009 को लागू हुआ था, ठीक है, 2008 में तो इंट्रोड्यूस करा गया था। तो जो 2008 वाला मतलब जो 9 में लागू हुआ था उनमें क्या क्या चीजें ऐड करी गई। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एक टेक्निक होती है जिससे कोई भी ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सॉफ्टवेयर या कोई मैसेज, वो वैलिडेट किया जाता है कि ये ओरिजिनल है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। जैसे किसी ने आपको मेल किया है या कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल फाइल भेजी है तो वो अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा के भेजेगा उसमें। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स, मतलब कि ई डॉक्यूमेंट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलने लगी, ठीक है। लीगल रिकॉग्निशन मतलब मान लो कहीं पे गवर्नमेंट को हमसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए और गवर्नमेंट जो है उसे ई फॉर्म में भी मांग सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली भी हमसे मांग सकती है, जबकि उससे पहले इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो रहा था, ऑफलाइन ही हमें देना पड़ता था। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर कोई किसी की कंप्यूटर से रिगार्डिंग संपत्ति जो है किसी की, उसको कोई डैमेज करता है तो 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। और भी कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए 2000 में जो एक्ट बना था उसके अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स किए गए जिनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट आप नाम याद रख सकते हैं। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसमें कुछ सुधार किए गए। बैंकर्स बुक एविडेंस 1891, आरबीआई एक्ट 1934, इन सब में सुधार करे गए थे। अब आते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ई गवर्नमेंट्स, ठीक है, साइबर क्राइम। अब आ जाते हैं ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब होता है ऐसा वेस्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जब मान लो बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं, मतलब अब बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का जो वेस्ट कहलाता है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना। जैसे कंप्यूटर्स, टेलीविजन, वीसीआर, स्टीरियोस, कॉपियर्स, कॉपी मशीन या फैक्स मशीन्स, टेलीफोन्स, ये सारे कहलाते हैं ई वेस्ट। अगर ये बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं, अब ये बिल्कुल भी यूजेबल नहीं होते तब। तो ई वेस्ट में जो होता है उनका कॉम्पोजिशन में काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, पैलेडियम होता है, प्लैटिनम, टिन, लीड, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं ई वेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर। गोल्ड भी होता है। तो ई वेस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जितने भी टाइप के वेस्ट होते हैं, ई वेस्ट उनमें सबसे फास्ट ग्रो हो रहा है। और ई वेस्ट जो होता है वो उन सारे वेस्टों में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वेस्ट है और सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी ई वेस्ट ही होता है। अब ई वेस्ट को डिस्पोज करने के कौन कौन से प्रोसेस हैं, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। वो सबसे पहली चीज कि ई वेस्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको डिसमेंटल किया जाना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, उनके पार्ट्स को अलग अलग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट की जो भी उनमें फेरस मेटल्स हैं, नॉन फेरस मेटल्स हैं और जो प्लास्टिक्स हैं, इन सबको अलग अलग कर लेना चाहिए। मतलब किसी प्रोडक्ट में जो प्लास्टिक है वो पूरी अलग कर लो,
फेरस मेटल्स को अलग कर लो, नॉन फेरस मेटल्स को अलग कर लो। रिफर्बिश किया जाना चाहिए या फिर रीयूज किया जाना चाहिए। अगर रिफर्बिश मतलब दोबारा से सही करके उसे सेल कर सकते हैं, या फिर दोबारा से उसे रीयूज करो अगर वो यूज होने लायक है तो, या फिर उसे रिसाइकिल करो, है ना। रिसाइकिल मतलब उसको जो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज कर लो, उसके कंपोनेंट्स को निकाल के रिसाइकिल कर लो। डिस्पोजल ऑफ डेंजरस मटेरियल्स जो है वो कैसे होता है, या तो उन्हें जला दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है पूरे तरीके से, या फिर ज़मीन में भर दिया जाता है, जो भी ई वेस्ट में जो डेंजरस मटेरियल्स निकलते हैं। अब ई वेस्ट रिसाइकलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि वैल्यूएबल मटेरियल्स निकल आते हैं, जैसे गोल्ड की वायरिंग होती है जो हमारा मदरबोर्ड होता है, या जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वो वैल्यूएबल मटेरियल्स मिल जाते हैं। दूसरा कि पब्लिक की हेल्थ सही रहती है, क्योंकि उनके अंदर जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट में नहीं मिलती। वाटर की क्वालिटी सही रहती है। ज़मीन में अगर मान लो ज़मीन में अगर हमने दबा दी है तो वो वाटर में मतलब अंडरग्राउंड वाटर में भी जा सकता है, तो वो वाटर की क्वालिटी को इफेक्ट कर सकता है। और अगर हम ई वेस्ट को रिसाइकिल करें तो उससे नई नई जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। ओके, ज़मीन में अगर हम दबाते हैं ई वेस्ट को और अगर उसकी जगह हम रिसाइकिल करें तो ज़मीन की जगह भी बचती है। नेक्स्ट जो है वो है जेंडर इश्यूज वाइल टीचिंग या फिर यूजिंग कंप्यूटर्स। तो जेंडर इश्यूज मीन्स कि जो टेक्नोलॉजी है या कंप्यूटर साइंस जो हम पढ़ते हैं, है ना, कंप्यूटर से रिगार्डिंग, तो इसमें जेंडर इश्यूज क्या क्या है। पहला कि कंप्यूटर साइंस फील्ड में मतलब इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस बात वही है, तो कंप्यूटर के फील्ड में गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा कम है। तो वो क्यों है कम? पहला जो इसमें बोल दिया जाता है वो है प्री कंसीव्ड नोशंस। तो प्री कंसीव्ड नोशंस का मतलब है कि जो लड़के हैं या लड़कियां, उनके दिमाग में ये होता है कि लड़के जो होते हैं वो टेक्निकल चीज़ों में अच्छे होते हैं, गर्ल्स जो होती हैं वो टेक्निकल चीज़ों में अच्छी नहीं होती, और जो गर्ल्स होती हैं वो आर्ट्स में अच्छी होती हैं, तो इसकी वजह से गर्ल्स जो है वो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में नहीं जाती। तो ये उनके दिमाग में प्री कंसीव्ड है, उन्होंने सोच रखा है ये पहले से। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट नहीं होता गर्ल्स का। तो बॉयज़ जो है आजकल आपको पता है गेम्स जो हैं वो बॉयज सेंट्रिक होते हैं, तो बॉयज़ का जो इंटरेस्ट होता है कंप्यूटर फील्ड में वो छोटी सी उम्र में ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो गैजेट्स यूज़ करते हैं या गेम्स खेलते हैं किसी भी तरीके से, तो वो सीख जाते हैं कंप्यूटर को यूज़ करना गेम खेलते खेलते, कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं अगर तो ज़्यादा लड़कियां गेम्स नहीं खेलती, तो इसकी वजह से 10th में 12th में आके उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता। नेक्स्ट जो है मोटिवेशन की कमी होती है, मतलब कि फैमिली से मोटिवेशन नहीं मिलती या जो कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है, मतलब कि गर्ल्स को ये बोला जाता है कि आप ऐसा करियर चूज करो जिससे कि जब आपकी मैरिज हो तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओ, तो ये भी एक जो है वो एक एक्सक्यूज हो जाता है। नेक्स्ट एक जो रीज़न है वो यह है कि गर्ल्स के लिए रोल मॉडल्स नहीं है, क्योंकि जितने भी आप बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स कंपनीज देखोगे तो उनके जितने भी सीईओज हैं या ओनर्स हैं वो मेल हैं, तो गर्ल्स के लिए रोल मॉडल्स नहीं है। या फिर मूवीज़ में भी अगर हम देखते हैं जैसे कोई हैकर दिखाया जाता है मूवी में या कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, तो वो आदमी ही दिखाया जाता है, तो रोल मॉडल्स की कमी है गर्ल्स के लिए। तो सॉल्यूशंस ये हैं कि गर्ल्स को एंकरेज करना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है, और भी काफ़ी कुछ हो सकता है। और मूवीज़ में या कोई भी प्ले है वहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि फीमेल के रोल मॉडल्स को भी जगह दी जानी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स का 80% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है। आगे का जो पार्ट है वो मैं दूसरे ट्यूटोरियल में कवर करूंगा, क्योंकि ये अदरवाइज ये ट्यूटोरियल जो है वो 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। ओके, सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके सेकंड पार्ट का, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करिए, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करो